हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। आज की जो वीडियो में हम अगेन 25 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी जो एग्जाम यूपी पीसीएस में इनको पूछा गया है, कुछ जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं आरओ इनमें भी पूछा गया है, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली मिक्स यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स से हमने मिक्स किए हुए हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स से हमने नहीं किया है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी की बेसिस से हमने जो ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया हुआ है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस मैपिंग से भी हमने ऐड किए हुए हैं, ताकि जो है मैपिंग को भी साथ में लेके चल सके। बाद में हाँ, इस मैपिंग के थ्रू हम ज्योग्राफी की पर्टिकुलर हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फिजिकल ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी के, उनको कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ सरफेस रिसीव इट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या एडवेक्शंस। तो इसमें पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो अर्थ की जो अर्थ कहां से एनर्जी रिसीव करता है, इंसोलेशन सन से। तो जो सन ये होती है दो तरीके से, लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ। और जो अर्थ जो सन इंसोलेशन यानी कि अर्थ रिसीव करता है वो रिसीव करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू जो रिसीव करता है। इसका एक्चुअली इसका जो आंसर होगा वो होगा शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं, लॉन्ग वेवलेंथ। तो जो अर्थ है वो सन से रिसीव करती है एनर्जी। अब जो अर्थ है वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो अर्थ हीट हो जाती है तो वो अर्थ एक रेडिएटेड बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है, यानी कि ये भी अपने आप में रेडिएशन इमिट करने लगती है। तो जो हमारा जो बीच में एटमॉस्फेयर होता है ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट वेव जो सन की जो वेवलेंथ मतलब जो रेज आ रही है उनके थ्रू गर्म नहीं होता है। जो हम हीट फील करते हैं वो होता है जब अर्थ रेडिएटेड होती है, यानी कि हीट होती है, उसके बाद रेडिएशन देती है, तब ये ओपेक होती हैं। और किस वेव में, इसकी जो वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेवलेंथ रेज यहां से ये इमिट करती है, और वो क्या होती है, ओपेक होती हैं टू द यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पे इनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और एटमॉस्फेयर यहाँ पे गर्म होता है। जो हम गर्मी फील करते हैं वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ रेडिएट करती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक तरह का जो अर्थ रेडिएट करती है उसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। एडवेक्शंस होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब मूवमेंट होता है अर्थ के पर्सपेक्टिव में, यानी कि एयर का, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको बोलते हैं एडवेक्शंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में आगे ब्रीफ थोड़ा सा है, हीट वेव के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा बस शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सोलर की जो रेज हैं यानी कि रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, शॉर्ट वेव होती है। और जो अर्थ रेडिएट करती है उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है कि तो फिर जो सोलर की वेव होती है वो आती है 100% में, तो क्या होता है कि कुछ क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ क्या होता है कि अर्थ रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि आइस रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे आइस क्या होती है, रिफ्लेक्टर होती है इसका। कुछ क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे वाटर पार्टिकल हुआ, ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे वाटर पार्टिकल्स। और क्या होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से क्या होता है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ में आपकी रे आ रही है, कुछ को ये क्या करते हैं, अर्थ पे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे क्लाउड हो गया, वाटर पार्टिकल हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया। अब अर्थ पे आने के बाद जो वाटर बॉडीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, आइस रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ पार्टिकल को, बाकी की जो रहती है उसको क्या करती हैं, वो ऑब्जर्व कर लेती है अर्थ। अर्थ अब ऑब्जर्व कर लिया, अब वो गर्म हो गई, उसके बाद वो रेडिएटेड बॉडी बन जाती है। उसके बाद वो लॉन्ग वेवलेंथ के थ्रू, जो इसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग होती है, एनर्जी की जो ट्रांसमिट करती है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे क्या होती है बहुत सारी, अब जब एटमॉस्फेयर ये गर्म करने लगती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस होती हैं CO2 जैसे इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये क्या हो गया, CO2 जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है सोलर से, ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि CO2 एटमॉस्फेयर में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है CO2 इसको पास होने देती है। लेकिन जब अर्थ रेडिएट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू, तो CO2 क्या करती है, इसको अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस कुछ हीट्स को,
कुछ हीट्स यहाँ पे कंडेंसेशन और कन्वेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को वार्म करने में यूज होती है। लेटेंट हीट जो वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है लिक्विड को, वहां पे खर्च होती है। तो अब जो ये जो CO2 है, इसका रीजन क्या है? CO2 जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रही है? ये बहुत ज्यादा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है। एक यहाँ पर ये है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अर्थ है, ये यहाँ पे लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की। इसमें क्या होगा? जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है तो ये थर्मोस्फेयर होता है, यहाँ पर कुछ ये गामा रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फिर एक्स रेज, इनको यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लिया था। एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे क्या होता है? ओजोन होती है। तो ओजोन में क्या होता है कि ये जितनी भी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी आंखों के लिए स्पेशली खराब होती हैं, इनको अब्सॉर्ब कर लेती है। तो बहुत सारी यहाँ पे फिल्टर होने के बाद यहाँ पर विजिबल रेडिएशन हमको दिखाई देती है। मतलब बहुत सारी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊपर एब्सॉर्ब कर लिया लेयर के द्वारा, और कुछ पहुंचती है अर्थ में जो अर्थ को हीट करती हैं। तो ये था, इसका आंसर होगा शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि अर्थ जो रिसीव करती है एनर्जी को शॉर्ट वेवलेंथ में रिसीव करती है। और जब वो खुद रेडिएटेड बॉडी बन जाती है हीट के बाद, तो वो क्या करती है? लॉन्ग वेवलेंथ में जो वेव्स होती है उनको रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ ओवर इट। तो हमने जो इंसोलेशन के बारे में वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लेकिन ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि जो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम इंसोलेशन अर्थ में कहां पर रिसीव होती है? इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन। इसको सब पोलर भी बोल सकते हैं। तो अर्थ में क्या होता है कि 4 जोन बने हुए हैं, इसको बोलते हैं अच्छा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, या फिर हाँ, इसको इक्वेटर यानी कि इक्वेटर के आसपास बनता है। सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और ये पोलर हाई, यानी कि 4 बेल्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पर होता है ये लो प्रेशर होता है, ये हाई प्रेशर होता है सब ट्रॉपिकल हाई। 1 सेकेंड, और ये होगा सब पोलर लो, और यहाँ पे पोलर स्टेबल, यानी कि यहाँ पे होगा पोलर हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहीं पे मैं बना के दिखा देता हूं। ये हो गया इक्वेटर आपका। इक्वेटर में क्या होता है कि जो रेनफॉल यहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्टिव रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंसोलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। कन्वेक्शनल यहाँ पे रेनफॉल होता है, इंसोलेशन बहुत हाई होती है, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी रेडिएशन होती है, यानी कि सन वेव्स होती है, एनर्जी होती है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है और हाई अमाउंट में। तो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे क्या किस लिए फेमस है? एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, डेली होती है। तो उससे क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन डेली होता है, यानी कि डेली जो इंसोलेशन रिसीव करता है ये रिफ्लेक्ट काफी मात्रा में इसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है इक्वेटर से। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे इंसोलेशन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। और जो यहाँ पर क्या होता है, जब आप देखोगे लैंडमास और जो ओशन है, यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है एक तरह। तो लैंडमास भी है यहाँ पर इस एरिया में, लेकिन ओशंस भी काफी है, यानी कि वाटर है। तो कुछ जो अमाउंट है इंसोलेशन का वो लेटेंट हीट में यूज हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन की, यहाँ पर 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर जोन होता है। हाई प्रेशर जोन इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, यानी कि क्लियर स्काई रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लो प्रेशर चाहिए आपको क्लाउड फॉर्म करने के लिए, क्लियर स्काई है। इसका मतलब है कि इंसोलेशन हाईएस्ट मात्रा में यहाँ पर रिसीव होती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों 90 डिग्री, यानी कि यहाँ जो सन है इसकी जो रेज है, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जुलाई का टाइम है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके अराउंड, वहां पर परपेंडिकुलर इसकी रे होती है, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होती है सितंबर अक्टूबर। तो क्या होता है? दोनों टाइम यहाँ पर इंसोलेशन रिसीव होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाईएस्ट इंसोलेशन जो रिसीव होती है वो वहां होती है सब ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम बात करें सब पोलर रीजन की और पोलर रीजन की, तो यहाँ पर बहुत यानी कि स्लैंट रेज, यानी कि बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पर रिसीव बहुत कम होता है। ये नेट लूजर होते हैं, एरिया है इसका सन एनर्जी का, ये नेट गेनर है ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इसका जो आंसर होगा सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, क्योंकि सब ट्रॉपिकल यहाँ पे इंसोलेशन हाई प्रेशर होता है, क्लियर स्काई होता है, तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन यहाँ पे रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीके से मूव होता है। कंडक्शन क्या होता है कि जब आप जो प्रवाह है एनर्जी का वो यहां से यहां जा रहा है, लेकिन
कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी एटम्स का या एलिमेंट्स, मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी पार्टिकल्स का, वो बस एक पार्टिकल गर्म हुआ, फिर दूसरा गर्म हुआ, फिर तीसरा गर्म हुआ, उसके द्वारा जो एनर्जी का यानी कि ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल मूव करते हैं, जैसे एयर का मूवमेंट होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यहाँ पे ये एयर गर्म होगी, ये ऊपर उड़ जाएगी, और ठंडी एयर जो होती है वो नीचे की तरफ आके इसको रिप्लेस कर देती है। एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट मतलब जैसे हवा चलती है लोकल, यानी कि लोकल विंड चलती है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है एडवेक्शन का। रेडिएशन जो इमिट करती है बॉडी, कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट करती है, उसको रेडिएशन बोलते हैं। एडवेक्शंस का एक फिनोमेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल नीनो से रिलेटेड, अल नीनो ना ला नीना, आपने दो इवेंट सुने होंगे। तो ये क्या होता है, सदर्न, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पर एक सेल बनता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर सेल, और ये होता है हाई प्रेशर, यानी कि हमबोल्ट यहाँ पर करंट होता है, यहाँ पर ठंडा, यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट है, तो ये चेंज हो जाता है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है एयर प्रेशर का वो चेंज हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल चेंज। तो एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर प्रेशर चेंज होना, एडवेक्शन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर्स, तो कुछ टर्म्स हैं, आइसोथर्म्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोहेलेक्स हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। आइसोथर्म्स होता है जब लाइन जो है ज्वाइन करती है सेम टेम्परेचर, प्लेसेस हो गया या फिर कोई भी हो गया, उनको अगर कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। आइसोबार होती है प्रेशर, थम यानी कि टेम्परेचर को हटा के प्रेशर कर दो, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, इसको बोलते हैं आइसोबार। तो इसका आंसर ये होगा। आइसोहेलेंस ओशन सैलिनिटी, ये होती है सैलिनिटी से, यानी कि सेम प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जिसकी सैलिनिटी सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोहेलेंस। और प्रेशर ग्रेडियंट ये फोर्स होता है पीजीएफ फोर्स, ये क्या होता है आइसोबार से रिलेटेड होता है, यानी कि जो आइसोबार होंगी वो डिफाइन करेंगे पीजीएफ कैसा होगा, यानी कि अगर दूर दूर होंगी तो लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी कि स्पीड फिर एयर की कम होगी, और ये पास पास होंगी बहुत ज्यादा, यानी कि हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, और ये बहुत ज्यादा स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली एयर मूवमेंट को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइसोबार। यहाँ पर आइसोबार के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैपिंग दी हुई है। ये जो अपने इंडिया में जो एवरेज आइसोबार 1013 एट सी लेवल, मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछा गया है, कितना अपने यहाँ एवरेज रहता है 1013, यानी कि 1013 आइसोबार, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इंडिया का। ये यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, आइसोबार्स हैं जो ज्वाइन कर रही है सेम प्लेसेस को, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट यानी कंट्री के बीच में प्रेशर दिया हुआ है। एच का मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर, ये परमानेंट हाई प्रेशर होते हैं, ये किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे प्रेशर से रिलेटेड। ये परमानेंट हाई प्रेशर होते हैं, इसको बोलते हैं मैस्करीन हाई प्रेशर, जो हेल्प करता है इंडियन मानसून में। ये डिपेंड कर, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये परमानेंट हाई प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर है, ये जुलाई का दिया हुआ है, तो यानी कि जुलाई में क्या होता है, गर्मी पड़ती है जून जुलाई में हमारे यहाँ, तो तिब्बतन यानी कि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंस इंसोलेशन होती है, और यहाँ से ये ट्रेड विंड जाती दिख रही है आपको, मानसून में हेल्प करती है ये यहाँ से, इसी से दोनों का कॉम्बिनेशन हाई टू लो प्रेशर ये अफेक्ट यानी कि मानसून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कौन सा जो इसमें फोर्स है वो अफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ द विंड को। तो पीजीएफ, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। पीजीएफ तो आपको बता चुका हूं, आइसोबार्स अगर पास पास हैं, ये सिर्फ डिफाइन करता है स्पीड कितनी होगी, अगर पास हैं तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ से पीजीएफ, तो स्पीड जो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब एयर मूव करती है तो अर्थ के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये डिफाइन करता है डायरेक्शन को, ये स्पीड को भी डिफाइन करेगा लेकिन डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एपरेंट डिफ्लेक्शंस होता है, ये अगर बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स। एपरेंट फोर्स होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी स्पीड हाई है तो उसमें डिफ्लेक्शन भी हाई होगा, अगर कम स्पीड है तो उसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ मूव करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स आप जानते ही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, पीजीएफ बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स फॉर विंड्स इंटरैक्ट द मूवमेंट, यानी कि वही आइसोबार्स होती है, ये डिफाइन करती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ये मूव करेगा, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एपरेंट डिफ्लेक्शंस होता है, यानी कि ये एक तरह का फोर्स होता है जो सिर्फ बस हमको दिखता है, ये एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे,
मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा राइट डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में। फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली फ्रिक्शन ड्रैग होता है जब अर्थ के कॉन्टैक्ट में आता है। अब हम ये बता देता हूं मैं आपको कि कोरियोलिस फोर्स लगता कहां पर है। ये पीजीएफ हो गया आपका इस टाइप से। पीजीएफ क्या करेगा, स्पीड देगा इसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन एयर मूव करती है तो ऑब्वियसली अर्थ पे मूव करेगी, अर्थ से कांटेक्ट में आएगी, फ्रिक्शन होगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया सरफेस विंड की मूवमेंट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जो सरफेस विंड है उसका जो मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर लगेगा क्या, कोरियोलिस फोर्स, यानी कि विंड की जो मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स होता है, ना कि पीजीएफ के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर बताया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे ओशन करंट की, ग्लोबल विंड्स की, लोकल विंड्स की, तो मैं आपको बताऊंगा वार्म करंट, कोल्ड करंट के बारे में मैपिंग के थ्रू। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये बस इसको इसलिए समझा रहा था कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं करंट के, ये इसका जो मूवमेंट होता है सर्कुलर, वो होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स की वैसे एक एपरेंट डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखता है जब ये मूव करता है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर घूमता रहता है और ये एक तरह का सर्कल बना लेता है। इंडियन ओशन में भी ये आपको सर्कल मिलेगा, लेकिन सदर्न ओशन में, क्योंकि नॉर्दर्न ओशन में लैंड मास बहुत ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, करंट मिलते हैं, लेकिन वो रिवर्सल इन नेचर, सीजनल रिवर्सल होते हैं, यानी कि एक सीजन में गर्म में ये इधर की तरफ चलेंगे और ठंडे में वापस हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका एक मेजर रीजन मैंने आपको बताया कोरियोलिस फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, साइक्लोनिक विंड पैटर्न इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो विंड पैटर्न है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक विंड का, वो क्या है, क्लॉकवाइज है, लीनियर है, एंटी क्लॉकवाइज है, या नन ऑफ द अबव है। तो साइक्लोन कब फॉर्म होता है, जब आपके यहाँ पर विंड कन्वर्ट हो रही है अर्थ सरफेस पर, यानी कि लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो जब लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा तो विंड कन्वर्ट होंगी, फिर मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या होगा, इसका हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर फिर कहां पर मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ये लो प्रेशर और ये यहाँ पर हाई प्रेशर, फिर इस टाइप से ये आपका पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका जो डायरेक्शन हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो साइक्लोनिक विंड पैटर्न है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बट जब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस, यानी कि एंटी साइक्लोनिक इवेंट की, एंटी साइक्लोनिक इवेंट क्या होता है, जब यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये फिर कहाँ गई, लो प्रेशर की तरफ इसने अट्रैक्ट किया, लो प्रेशर से ऊपर हाई, और हाई से फिर लो, एंड देन हाई प्रेशर। तो ये जो सर्कल बना, साइकिल बनी, ये कैसी बनी, क्लॉकवाइज बनी। तो यानी कि एंटी साइक्लोनिक जो मूवमेंट होता है विंड का, वो होता है क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साइक्लोनिक मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोनिक विंड पैटर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चलते हैं, मैपिंग का क्वेश्चन है, युकाटन पेनिनसुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में बना रहता है और पूछा भी जा चुका है, कहां पर लोकेटेड है, स्पेन, रशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको। तो इसका जो मैप में मैं आपको दिखाता हूं, ये है युकाटन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है कैरिबियन सी। यहाँ पर क्या है, कैरिबियन सी, इन दोनों को सेपरेट करता है, ये है युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको के अंदर। तो मैप में जब हम बात करेंगे मैपिंग के थ्रू, तब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक रिवर होती है रियो ग्रांडो, जो अभी इस मेरे ख्याल से लास्ट ईयर पूछा गया यूपीपीएससी में, ये क्वेश्चन है, जो सेपरेट करती है, जो बॉर्डर बनाती है मैक्सिको का और यूएसए का। तो ये युकाटन पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और कैरिबियन सी को अलग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। जब हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी करेंगे तब इसको और ठीक से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड चाको रीजन। अब ग्रांड चाको रीजन क्या है, एक तरह का ग्रासलैंड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। कहां पर लोकेटेड है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या वेनेजुएला। तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये है साउथ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका, और ये आपका हो गया एंडीज माउंटेन, ये है आपका यहाँ पर ग्रांड चाचो, कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर, एक तरह का ग्रासलैंड है, पंपास ग्रासलैंड, यहाँ पर इसको बोलते हैं टेम्परेट, यानी कि एक तरह की ग्रास होती है इस ग्रांड चाचो रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं पंपास, कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर है। बाकी आपको जब मैपिंग के थ्रू हम बताएंगे तब ये सेल्वास के बारे में बताएंगे, माटो ग्रासिक प्लेट्यू है यहाँ पर, ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर, कंपोज लानोस यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और पैटागोनियन डेजर्ट है, ये डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रांड चाचो रीजन, ग्रांड चाको जो रीजन है वो कहां पर है, अर्जेंटीना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हर्मिटन विंड, एक विंड पैटर्न, जब हम बात करेंगे अगेन फिर वही कि जब हम ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू कराएंगे तब आपको विंड्स के बारे में बताएंगे, लोकल विंड्स, रीजनल विंड, ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, वेस्टर्लीज क्या होती है। लेकिन अभी के लिए हर्मिटन विंड्स के बारे में बताता हूँ, एक हॉट विंड है ये, यानी कि गर्म है, लोकल विंड है,
डेट फ्लोज इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी कि इसमें दिखाया होगा कि बताया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, ये है हर्मिटन विंड, ये यहां पर है जून और सितंबर, यानी कि रेनफॉल, यानी कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहां पर बना हुआ है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। मैं पर्टिकुलर आपको बता देता हूं, जब ये बहुत ज्यादा चलती है जनवरी टू मार्च अप्रैल में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, तो ये सहारा डेजर्ट से चलती है गल्फ ऑफ गिनी की तरफ, ये गल्फ ऑफ गिनी है यहाँ पर, इसकी तरफ हर्मिटन विंड हॉट विंड है, ड्राई विंड है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा हार्मफुल है हेल्थ से के रिलेटेड, पीपल और एनिमल दोनों के लिए। तो ये है आपकी किस कहां पर है, नॉर्थ, इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हर्मिटन विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईटीसीजेड, मानसून से रिलेटेड है, यानी कि रेनफॉल। आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं इसको, कहां पर फॉर्म होता है, इक्वेटर, गैंजेटिक वैली, तिब्बतन प्लेटू, वेस्टर्न इंडिया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। आईटीसीजेड जो फॉर्म होता है वो होता है 0 to 5 डिग्री जो जोन होता है इसका, नॉर्थ एंड साउथ, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड विंड होती है वो यहाँ के कन्वर्ज होती है, ये लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है, ऊपर की तरफ विंड यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ऊपर उठती है, कन्वेक्शन सेल यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है और क्लाउड फॉर्म होते हैं, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। तो इस जोन को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड कहां पे फॉर्म होता है, इक्वेटर पे। बट जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है, अगर सन मान लो गर्मी का टाइम है, जुलाई की तरफ इधर मूव कर रहा है, जून जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो आईटीसीजेड भी मूव कर जाता है। अपने इंडिया में जो आईटीसीजेड है वो कहां पर फॉर्म होता है, ड्यूरिंग मानसून नियर गैंजेटिक वैली। अगर हम बात करेंगे इंडिया में पर्टिकुलर रेनफॉल के टाइम, यानी कि रेनफॉल सीजन में गैंजेटिक वैली में फॉर्म होता है यहाँ पर लो प्रेशर, यानी कि आईटीसीजेड वो मूव करता रहता है सन के डिफरेंस। अगर सन मूव करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में तो आईटीसीजेड यहाँ पे मूव कर जाएगा थोड़ा 5 या 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ और साउथ ऑफ सदर्न लैटिट्यूड। लेकिन जनरली अगर पूछा जाएगा कि आईटीसीजेड फॉर्म कहां पर होता है, तो वो फॉर्म होता है इक्वेटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। एक्चुअल अमाउंट ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर रहा है, ये ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, नमी। लेकिन जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि एक्चुअल वाटर, ये पूछा गया है इसने कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल अमाउंट यानी कि 10% है, 20 है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट यानी कि जो इस टाइम है इस टेम्परेचर पे और उसकी फुल होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि इस टेम्परेचर पे कितनी होल्डिंग कैपेसिटी, कितना ये फुल होल्डिंग कैपेसिटी, कितना मॉइस्चर और होल्ड कर सकता है, इसको बोलते हैं, इसका जो रेशियो होता है दोनों का उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट क्या होता है, जिस पर यानी कि अगर एक्चुअल ह्यूमिडिटी यानी कि एक्चुअल वाटर वेपर जो प्रेजेंट है और फुल यानी कि दोनों सेम हो जाए, यानी कि 1 आ जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, जहां पे वाटर क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है उस टेम्परेचर पे जीरो होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है, यानी कि सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा और वो वाटर वेपर यानी कि और नहीं ले सकता है, यानी कि होल्ड नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक्चुअल अमाउंट इसमें पूछा गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है इसके ह्यूमिडिटी के बारे में, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये एक्चुअल अमाउंट होगा, और रिलेटिव यानी कि रेशियो होता है मॉइस्चर अभी जो प्रेजेंट है एयर में और मॉइस्चर टोटल फुल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगलोर रिसीव, ये भी रेनफॉल के बारे में है, रेनफॉल पैटर्न इंडिया में, देन बेंगलुरु। मैंगलोर रिसीव मोर रेनफॉल देन बेंगलुरु बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, आर्टिफिशियल रेनफॉल। तो मैं आपको बता, इसका थोड़ा सा मैप बता देता हूँ कि ये है आपका, यहाँ पर है आपका मैंगलोर, ये है आपका बेंगलोर, और यहाँ पर ये बीच में है, किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, लोकल नेम में सहाद्री भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर हिल्स आ जाती है, नीचे की तरफ नीलगिरी हिल्स आ गया है यहाँ पर, ठीक है, अनाईमलाई, पालिनी वगैरह, ये सब हिल्स मिलके इसको बोलते हैं टोटल वेस्टर्न घाट, यानी कि जो रिलीफ यहाँ पर हिल्स हैं बहुत और काफी हाइट की हैं। तो जो बेंगलोर है ये कहां पर होता है, जब ये मानसून विंड आती है इधर से, ये एक विंड का जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन वो ये होता है, और एक यहाँ से पास होकर जाती है इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ से पास हो, दो इनका डायरेक्शन में मूव करती है ट्रेड विंड्स।
मानसून के टाइम पे। तो जब ये टकराती हैं यहाँ पर आकर, ये तो जो मैंगलोर है वो कहां पर है, विंड वर्ड साइड बोलते हैं इसको, यानी कि विंड की डायरेक्शंस में मैंगलोर पड़ता है। और जो ये है बैंगलोर, ये है लीवर्ड साइड, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। रेन फेड रीजन भी बोल सकते हैं इसको, उसमें पड़ता है। तो जब यहाँ पे टकराएंगी यानी कि हिल से ऊपर की तरफ उठेंगी, जैसे ही ऊपर उठेंगी कूल होंगी, सैचुरेट होंगी और यहाँ पर बारिश होगी। तो मैंगलोर क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल रिसीव करता है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठेंगी और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ उठ के जब नीचे की तरफ आएंगी, दूसरी तरफ आएंगी लीवर्ड साइड अपने उसके, तो नीचे की तरफ आएंगे। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, एक तो इनका मॉइस्चर कम हो चुका होगा, दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी मॉइस्चर की इनकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मॉइस्चर भी कम है, होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा बेंगलोर में, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्यों, ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसी के थ्रू, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्लिंग रेंज। ये भी एक मैपिंग का क्वेश्चन है। डार्लिंग रेंज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में शायद लास्ट में पूछा गया है इसको। लोकेटेड इन कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस डायरेक्शन में पूछा गया था, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका मैप दिखा देता हूं। ये है ऑस्ट्रेलिया आपका, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और यहाँ पर है डार्लिंग रेंज, यानी कि ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के डार्लिंग रेंज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, साउथ वेस्ट। इसके बारे में और बाकी डिटेल में पूछेंगे, बताएंगे कभी मैपिंग के थ्रू जब हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। यहाँ पे ये है इसका सबसे लॉन्गेस्ट रेंज, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत फेमस है। डार्लिंग और मरे दो रिवर है। मरे क्या है, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मरे, ये पूछा जाता है। ग्रेट आर्टियन बेसिन, इसके बारे में बात करेंगे बाद कभी वीडियो में टॉपिक के थ्रू, तो ये इंपोर्टेंट है। कुछ डेजर्ट्स हैं आपको जो याद रखने हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट्स, तनामी डेजर्ट्स, सिम्पसन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, इनके बारे में। एक ये यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में है, किस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है। और ये जो पेनिनसुला है, ये 3 डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कैप यॉर्क पेनिनसुला, कैप यॉर्क पेनिनसुला बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। स्ट्रेट बता दें, स्ट्रेट क्या होता है, 2 सी को जोड़ने वाली जो नैरो चैनल होती है, इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन। तो ये जो चैनल है इसको बोलते हैं टोरस स्ट्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जब स्ट्रेट बताऊंगा आपको बताऊंगा टोरस स्ट्रेट। तो ये कनेक्ट करता है किसे, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन में नॉर्थ में। लेकिन जो साउथ में यहाँ पर दिया हुआ बास स्ट्रेट, ये तस्मानिया को अलग करता है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। किसे कनेक्ट करता है, अगेन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को। ठीक है, तो ये जो इंपोर्टेंट फिजिकल फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हैमर्सले रेंज थोड़ा सा देख लेना एक बार इसको, और ये हो गया किम्बरले प्लेट्यू। बाकी मुझे नहीं लगता कोई इंपोर्टेंट है, अगर होगा तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू विच इज द मोस्ट डिसॉल्व्ड साल्ट इन द वाटर। सबसे ज्यादा कौन सी डिसॉल्व्ड साल्ट, यानी कि सोल्टी वाटर होता है ओशियंस का, सी का, कौन सी ज्यादा है, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट या मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा जो सॉल्ट होती है वो होती है क्लोरीन इसके अंदर, उसके बाद होती है सोडियम, देन सल्फेट, देन मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। तो ये गलत है और ये इसका स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, ओनली 1। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। इसको मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा, लेकिन बस एक बता देता हूँ। इक्वेटर क्या होता है, सबसे हाईएस्ट, अगर हम बताएं कि जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज जो लैटिट्यूड होता है वो 0 लैटिट्यूड होता है, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे सर्कल बनता रहेगा ये जो डिस्टेंस ये कम होती जाएगी, लेकिन इनके बीच के जो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं होता है ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक। लेकिन जब हम बात करें लॉन्जिट्यूड की, तो ये होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये होती है ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो जैसे अर्थ मूव करती है। प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, कहां से निकलती है, ग्रीनविच से, ग्रेट यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और इसके अपोजिट 180 डिग्री होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। और ये है प्राइम मेरिडियन, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसकी होती है। उसके बाद
प्राइम मेरिडियन, जो ये सारी मेरिडियन होती हैं, सबसे ज्यादा इनकी जो डिस्टेंस होती है बीच की वो इक्वेटर पर होती है, यानी कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस कहां पर होती है, लॉन्जिट्यूड के बीच में, इक्वेटर पे। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थवर्ड जाओगे या साउथवर्ड जाओगे पोल की तरफ, इनकी जो डिस्टेंस है बीच की कम होती चली जाती है। तो इसमें यही पूछा गया है। तो जो लैटिट्यूड के बारे में पूछा, इंक्रीजेज नहीं, ये सेम रहती है इनके बीच की डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल, किधर भी जाएंगे, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर होगा करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू सेपरेटेड बाय मालदा फोर्ट, ये करेक्ट है। सेकंड है, वेस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग अरावली हिल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, नाइदर 1 नॉइदर 2। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये जो मेघालय प्लेट्यू है, गारो खासी जयंती हिल्स हैं, ये एक टाइम पे पार्ट हुआ करता था पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, लेकिन बाद में किसी वजह से यहाँ पर फोल्ट डेवलप हुआ, यहाँ पर हुआ डाउन वार्पिंग, यानी कि अर्थ अपने आप नीचे की तरफ खिसकने लगी फोल्ट की वजह से। फोल्ट का नाम है मालदा फोल्ट, ये जो रीजन है, और ये सेपरेट हो गया किससे, मालदा फोल्ट से। लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन, वो सेम है, मैच करती है किससे, छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो वेस्टर्न राजस्थान है वो, और अरावली हिल, ये भी पार्ट था किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये भी पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, बट बिकॉज जो यहाँ पे क्या रेनफॉल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, डेनुडेशन प्रोसेस जो अफेक्ट करती है लैंडफॉर्म्स को अर्थ के ऊपर, तो वहां पे क्या है, बिकॉज ऑफ विंड, वहां पे क्या हो, बहुत ज्यादा यानी कि सैंड यहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो देखने में लगता है कि राजस्थान जो है वो पार्ट नहीं है, वो डेजर्ट है, वो पार्ट नहीं है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, बट इन रियलिटी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है वेस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन कराकोरम एंड जस्कार, पीरपंजाल एंड शिवालिक, द ग्रेट हिमालयज एंड कराकोरम, द ग्रेट हिमालयज एंड द पीरपंजाल। ये हमेशा ये पैट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स का पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है इसको, आरओ में पूछा गया, और लोकल जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है इनको। तो इसके बारे में मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। कराकोरम रेंज हमारी यहाँ पर है, नॉर्थ टू साउथ लगी हुई है, लद्दाख यहाँ पर है, जस्कार इसके बीच में इंडस रिवर है, ये ग्रेट हिमालयज हो गया। तो ये जो तीन जो रेंज हैं, जस्कार, लद्दाख, कराकोरम, ये कहां पर है, बियॉन्ड ग्रेट हिमालय, यानी कि इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। कौन कौन सी रेंज है, जस्कार, लद्दाख, कराकोरम, ये है ग्रेट हिमालयज। उसके बाद ये है पीर पंजाल रेंज, मिडिल हिमालयज में आती है, और यहाँ पर आती है शिवालिक, उसके बाद नीचे की तरफ। तो पीर पंजाल और जो धौलाधर रेंज है, ये क्या है, मिडिल हिमालयज की रेंज है, ग्रेट हिमालय हायर रेंज है। यहाँ पर ये जा रही है झेलम रिवर, और ये यहाँ पर बना रही है एक मियंडर, ये है जम्मू कश्मीर, यानी ये है कश्मीर। जो मियंडर है वो कब फॉर्म होता है, मियंडर जो फीचर है वो है मिडिल यानी कि मैच्योर स्टेज का। कोई भी रिवर जब मूव करती है मतलब हिल से प्लेन की तरफ, तो प्लेन में जाकर मैच्योर स्टेज होती है। यहाँ पर वर्टिकल जो इरोजन होता है वो कम होता है, वर्टिकल इरोजन कितना होगा, कम होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल इरोजन है चारों तरफ जो कट करेगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो फीचर होता है मेंडर बनाने का, फॉर्म करने का, मूव करने का, इस टाइप से या इस टाइप से या फिर ऐसे मूव करने का, ये जो मेंडर फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है प्लेन में यानी कि मैच्योर स्टेज में। बट झेलम एक ऐसी रिवर है जो यूथ स्टेज में यानी कि वर्टिकल इरोजन नीचे की तरफ बहुत ज्यादा इरोजन करती है, जब रिवर नीचे की तरफ डेप्थ देती है, और हॉरिजॉन्टल इतना ज्यादा नहीं करती है। उसके बाद भी ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम यूथ स्टेज में जब ये नीचे की तरफ डेप्थ इसकी बढ़नी चाहिए थी, ये यहाँ पर मियंडर फॉर्म करती है झेलम रिवर। कहां पर, कश्मीर में झेलम रिवर, ओनली रिवर जो यूथ स्टेज में क्या बनाती है, मियंडर फॉर्म करती है। तो ये कहां पर स्थित है, कश्मीर वैली, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तो इसका आंसर होगा द ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, करेबाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिक डिपॉजिट्स ऑफ द ग्लेशियर क्ले, हमेशा यूपीपीसीएस वगैरह क्वेश्चन मतलब जो अदर एग्जाम्स हैं वो पूछते हैं। यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ सैफरन फाउंड इन कश्मीर, जम्मू, धर्मशाला, कांगड़ा। जो फेमस है वो बहुत ज्यादा क्यों, ग्लेशियर टिल है, यानी कि पहले यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो गए, यहाँ पर मतलब ग्लेशियर्स यहाँ पर आते थे, मेल्ट हो गए यानी फॉर्म होते थे, उसके बाद मेल्टिंग, अब क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो अभी ग्लेशियर्स कम होते हैं यहाँ पे। लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट टाइम ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर टिल यहाँ पर है, क्ले है, और जो हेल्प करता है जैफरन, एक तरह की लोकल वैरायटी है सैफरन की, इसको प्रोड्यूस करने में। तो कश्मीर वैली में फॉर्म होता है करेबा, यानी कि थिक डिपॉजिट्स है किसके, ग्लेशियर टिल, ग्लेशियर क्ले के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर पूछा नॉट करेक्ट, माउंटेन रेंजेस हैं, पास हैं, इसको हम बाद में देखेंगे मैप के थ्रू। ऑल इंडिया पास अभी के लिए ग्रेट हिमालय, जोजिला, धौलाधर, बनिहाल पास, जसकार, कोटुला पास, लद्दाख, खारदुंगला पास। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में, थोड़े पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। तो जोजिला ये पास है, ये कनेक्ट करता है किसको? कश्मीर को। किससे कनेक्ट करता है? लेह से, यानी कि लद्दाख से। जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। बनिहाल पास पीर पंजाल के अंदर है। उमासीला यहाँ पर है। भुरजिल पास है यहाँ पर। एक पास यहाँ पर अघिल पास है, इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अघिल पास है, चाइना यानी तिब्बत की तरफ मूव करता है। यहाँ पर 2-3 पास और हैं, केपसांग पास और चांगला जाराला, ये तीनों पास जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो इनको हम याद रखना है। बारालाछाला आपको मैं बता दूं, ये हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है इसको, लद्दाख को, लेह को। अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई है। बारालाछाला और रोहतांग पास, इसमें एक इंपॉर्टेंट पास है सिपकिला, ये ट्रेड रूट है हिमाचल प्रदेश का, किसके थ्रू? हिमाचल प्रदेश का तिब्बत के थ्रू, और यहीं से सिपकिला के आसपास यहां से जाती है सतलज रिवर। तो सिपकिला और बारालाछाला, रोहतांग 3 पास है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 4 रेंज के जो पास है वो पूछा है, ग्रेट हिमालय, जोजिला, धौलाधर। धौलाधर मिडिल हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय में नहीं आती है। तो इसका ये जो है धौलाधर में नहीं है। बनिहाल पास कहां पर? पीर पंजाल के रेंज के बीच में बनिहाल पास है। जसकार के अंदर फोटुला होता है और लद्दाख के अंदर खारदुंगा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक विच केम ए कॉन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन चाइना एंड इंडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये जो लेक है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन रही है, किसके बीच में? चाइना और इंडिया के, और हमेशा न्यूज में रहती है। कौन सी लेक है? पोंगोंग सो, बुलर लेक, डल लेक एंड सोमोरी। तो इसका आंसर है पोंगोंग सो। ये हमेशा अभी पीछे लास्ट ईयर 2020 में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, दोनों आर्मी यहाँ पर लगी हुई है। पोंगोंग सो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, पोंगोंग सो ये रिवर है, ये जो आधी रिवर आपको दिख रही है, लेक दिख रही है, ये इंडिया के पास है और आधी चाइना के पास है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पे बॉर्डर के वजह से यहाँ पे होता रहता है। ये सोमोरी यहाँ पर, बुलर लेक, डल लेक यहाँ पर हैं, चारों जो लेक्स हैं ये कश्मीर के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस जो सीरीज है ये आपको पसंद है तो प्लीज जो वीडियो है इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम आगे और इसे कंटिन्यू रखें और जो बेटर आपको क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अरेंज द फॉलोइंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। काराकोरम, जसकार, पीर पंजाल, लद्दाख, ये 4 रेंजेस हैं, हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसको नॉर्थ टू साउथ हमने लगाना है। तो ये हो गया आपका, देखो नॉर्थ में सबसे ज्यादा अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद जसकार रेंज है, एंड देन ग्रेट हिमालयाज है। ये 3 जो मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयन रेंज बोलते हैं इनको। ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज में पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, एंड लोअर हिमालयाज में शिवालिक हो गया। तो इसमें पूछा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, तो काराकोरम फर्स्ट आ गया, जसकार सेकंड आ गया, लद्दाख थर्ड आ गया, गलत हो गया, काराकोरम फर्स्ट है, लद्दाख सेकंड है, जसकार थर्ड हो गया और पीर पंजाल क्या हो गया? फोर्थ हो गया। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 1 4 2 3, 1 4 2 3, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू समर ग्रासलैंड इन उत्तराखंड। समर ग्रासलैंड इन उत्तराखंड इन द हायर रीचेज, यानी कि ग्रासलैंड है मोस्टली इनहेबिटेड बाय भोतिया ट्राइब, एक टाइप का ट्राइब होता है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अपने यहाँ पर ये मूव करते हैं, ये क्या होता है ठंड में ये नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है उत्तराखंड में, तो नीचे की तरफ मूव करते हैं विद अपने जो एनिमल्स हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद जैसे ही समर आता है फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रासलैंड होते हैं वो इंपोर्टेंट यानी कि फीचर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वो हेल्प करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे कि गोट हो गया इनका, सीप हो गई, इनको इसका जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ सीजन, यानी कि ठंड में नीचे की तरफ आना और गर्मी में ऊपर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। ट्रांस, ये टर्म आपने सुना होगा, ट्रांस ह्यूमेंस यानी कि मूवमेंट विद एनिमल्स। तो यहाँ पर
एक तरह के ग्रासलैंड होते हैं, इन ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है वैली ऑफ फ्लावर, बुग्याल, सोला, बिरज। इसका आंसर है बुग्याल। बुग्याल जो ग्रासलैंड होते हैं, समर ग्रासलैंड, इनको बोलते हैं बुग्याल। बहुत ज्यादा फेमस है उत्तराखंड के अंदर। वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड के अंदर ही है। और सोलाज आपको मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये साउथ में मिलेंगे नीलगिरी हिल्स के आसपास, पालनी हिल्स, अनावलाई। बिरज एक तरह का पेड़ होता है, यानी कि, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा बुग्याल। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको याद रखना भोतिया ट्राइब जो होती है वो उत्तराखंड के अंदर होती है, समर ग्रासलैंड होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू गालापागोस आइलैंड, यानी कि आइलैंड से रिलेटेड है। जब हम आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा सारे आइलैंड जो भी हैं किस कहां पे लोकेटेड है। आर्कटिक ओशन पूछा है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूं। ये है आपका साउथ अमेरिका और ये है गालापागोस आइलैंड। यहाँ पर किसका पार्ट है? इक्वाडोर का पार्ट है। ये किस कंट्री का पार्ट है? इक्वाडोर। कैपिटल क्या है? क्यूटो। साउथ अमेरिका, यानी कि कहां पर है ये? पैसिफिक ओशंस के अंदर है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? पैसिफिक ओशन। जब हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी करेंगे तो मैं सारे आइलैंड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे गालापागोस आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड है, ये बहुत ज्यादा इंडियन ओशन का फेमस है, या फिर और भी तरह के और भी आइलैंड है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे मेडागास्कर या वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म करंट। अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे बाद में फुली। वार्म करंट, कोल्ड करंट क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म करंट। अगुलास, ओयासियो, बेंगुला एंड कैलिफोर्निया। तो मैं आपको इनके चारों के आपको बता देता हूं। इसका बेंगुला करंट ये है, कोल्ड करंट है, नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है। अगुलास करंट ये है, कहां पर है ये? ईस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि इंडियन ओशन के वेस्ट में, या बोल सकते हो आप साउथ अफ्रीका के ईस्ट में। ये हो गया आपका अगुलास करंट। ओयासियो करंट ये है, कोल्ड करंट है, ऊपर से आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, ऑब्वियसली बात है, तो ऊपर से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ओयासियो करंट, ठीक है। क्यूरोसियो करंट एक तरह का वार्म करंट है, तो ये है अगुलास करंट, वार्म करंट है। ओयासियो, बेंगुला, कैलिफोर्निया, ये तीनों क्या है? कोल्ड करंट है। ये है आपका कैलिफोर्निया करंट, यहाँ पर ये कोल्ड करंट है। लेकिन जो अलास्का करंट है, अलास्का, ये अलास्का रीजन है, किसका पार्ट है? यूएसए का। यहां से जो करंट पास हो रहा है ये है आपका वार्म करंट है। पेरू करंट इसको बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, HMVOLTT, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट। ये क्या है? यहाँ पर कोल्ड करंट है ये। बाकी ये सब वार्म करंट होते हैं। इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये इस करंट को बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड करंट होता है, हमेशा मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, लीनियर लाइन में। लैब्राडोर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, कोल्ड करंट है। यहाँ पर ये मिलता है गल्फ स्ट्रीम से। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किसके लिए? फिश, यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा, यहाँ पे फिश यानी कि रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि ठंडे और गर्म जब मिलती हैं यहाँ पे दोनों करंट, तो ये एक इंपोर्टेंट जोन प्रोवाइड होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। यहाँ पर फिश यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ईस्ट ग्रीनलैंड, और ये जब गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाएगा इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट, यहाँ नॉर्वे के ऊपर चला जाएगा और ये इस टाइप से मूव यहाँ पर होता है मूव। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इस पूरे करंट को। इसकी वजह से, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से, यहाँ यूरोप जो ठंडे यानी कि टेम्परेट जोन में आता है या एक्सट्रीम ऊपर पोलर रीजन में पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपके पोर्ट हैं वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, बिकॉज ऑफ वार्म करंट। ये रीजन है, पूछा जाता था हमेशा क्लासों में कि जो यूरोप के बंदरगाह है यानी कि पोर्ट है वो हमेशा क्यों खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, जबकि वो टेम्परेट रीजन में आते हैं, कोल्ड एरिया यानी कि पोलर एरिया के आसपास आते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ यहाँ पर पड़ती है। इसका रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। कैनरी करंट कोल्ड करंट है। अगेन ब्राजील करंट यहाँ पे वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट है और क्यूरोसियो वार्म करंट है। तो इसके बारे में और बाकी डिस्कशन करेंगे बाद में। मैं आपको बता दिया है कौन कौन से वार्म और कोल्ड करंट है। जो रेड है सिग्नल साइन रेड में है वो है वार्म करंट, और जो ब्लू में दिए हुए हैं वो है कोल्ड करंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपचा ट्राइब इज मोस्टली इनहेबिटेड इन, तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस ट्राइब है एक तरह की। कहां पे मिलती है? उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम और असम। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया है कि एक भूतिया ट्राइब होती है जो ट्रांसह्यूमेंस का काम करती है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करती है विद एनिमल्स।
यानी कि ठीक है। और बुग्याल्स यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं, ग्रीन ग्रासलैंड, जहाँ पे चराने के लिए लेके रहते हैं, फोडर का काम करता है, उसको बोलते हैं बुग्याल्स। तो लेपचा जो ट्राइब है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कहाँ पे, सिक्किम में फेमस है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैप के होंगे बट करंट से रिलेटेड होंगे। यानी कि जो करंट में अभी रीजन्स बहुत ज्यादा फेमस है, ब्लैक जो सी है उसके अराउंड बहुत ज्यादा है, यानी कि यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये फैक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पीसीएस या यूपीएससी भी ब्लैक सी के अराउंड से पूछता है। तो अभी जो है IMEC एक कॉरिडोर बना है जो जाता है सऊदी अरब मिडिल ईस्ट से होके, उसके अराउंड ग्रीस यानी कि एजियन सी, मेडिटेरेनियन इसमें काफी फेमस हो गया है। और अभी जो वॉर चल रही है इजराइल और यानी कि हमास के बीच में, फलस्तीन, तो वहां पे जो सिनाई पेनिनसुला है, रेड सी रीजन, या कौन सा जो कंट्री है वो कनेक्ट नहीं करता है मेडिटेरेनियन रीजन को, उसके बारे में हम जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड। बाकी जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अभी सिक्किम में यानी कि फ्लड आई थी, रीजन्स क्या था, ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है उसमें भी आपको वो अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।